बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर जंगबंदी में तोसी कर दी है। यानी डोनाल्ड ट्रंप का तो अजीबोगरीब हाल कर दिया ईरान ने। ऐसा लगता है कि ईरान को बिल्कुल पता है और उसकी गहरी नज़र है कि डोनाल्ड ट्रंप पे अमेरिका में कितना दबाव है। अब वो इस दबाव को इस्तेमाल भी कर रहा है। ईरान को इस बात का आइडिया है कि अमेरिका दुनिया में तनहा होता जा रहा है, उसके पुराने सारे साथी उसको छोड़ गए हैं और इस वक्त आलमी सतह पे उसको वो हमायत हासिल नहीं है जो माजी में हुआ करती थी। जबकि डोनाल्ड ट्रंप की अपनी हुकूमत और पोजीशन अमेरिका के अंदर काफ़ी कमज़ोर है और वो मिड टर्म इलेक्शन जीतने की पोजीशन में भी नहीं है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए और डोनाल्ड ट्रंप के और अमेरिका के बदलते हुए मुतालबात को देखते हुए ईरान ने साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की, ईरानियों से बात की, अमेरिकन से बात की, बार बार बात की और कोशिश की किसी तरह ये मुज़ाकरात दोबारा इस्लामाबाद में हो। आबना हुरमुज़ तो बंद है, रावलपिंडी भी बंद है। पिछले 3-4 दिन से रावलपिंडी के शहरियों का जीना हराम किया हुआ है और जो दोनों शहर हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद, वहाँ पे कभी छापे मारे जाते हैं, कभी रास्ते बंद किए जाते हैं, कभी मार्केटें बंद की जाती हैं। अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा कर दी गई थी, लेकिन वो मुज़ाकरात जो होने थे वो नहीं हो पाए। यहाँ मेरे पास खबर है डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर जंगबंदी का ऐलान कर दिया है कि जंगबंदी में मैं तोसी कर रहा हूँ, लेकिन इस मरतबा उसने ड्यूरेशन नहीं बताया कि कितने अरसे के लिए किया है। देखिए जरा ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें। पाकिस्तान ने रेस्क्यू किया है बार बार डोनाल्ड ट्रंप को। पाकिस्तान ने बार बार डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग दी है, वरना यहाँ पे तो कोई सुलह करवाने वाला भी नहीं है। यहाँ पे तो कोई ऐसा भी नहीं है जिसकी दरखास्त पे डोनाल्ड ट्रंप जंग करना रोक दे या लड़ाई से पीछे हट जाए। पिछली मरतबा आपको याद है डोनाल्ड ट्रंप को लड़ाई रोकनी थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी वजीर आजम को एक ट्वीट भेजा था जिसे एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया था पाकिस्तान के वजीर आजम ने गलती से, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उसी का हवाला देते हुए जंग को रोक दिया था। और इस मरतबा फिर ऐसा ही हुआ कि पाकिस्तान के वजीर आजम से ही अपील करवाई गई और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी ठीक है मैं एक दफा फिर जंग रोक देता हूं, और पाकिस्तान के वजीर आजम ने डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया भी अदा कर दिया। ये 3 मरतबा हो चुका है। पहले ये हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंस किया कि वो पूरी सिविलाइजेशन को तबाह कर देगा, वो तमाम पावर प्लांट्स को उड़ा देगा, तमाम पुलों को उड़ा देगा और ईरान को तबाही के इस तरह के मंजरनामे में बदल देगा। ईरान का मंजरनामा पूरा तबाही से ऐसे बदल देगा कि ईरान कई दहाइयों तक वापस खड़ा नहीं हो पाएगा। ये इस किस्म की बड़ी खौफनाक धमकियां डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी। उन धमकियों के बाद ईरान ने डरने से इनकार कर दिया और ईरान ने कहा ठीक है जो आपने करना है वो आप करें। और फिर डोनाल्ड ट्रंप डेडलाइन देता रहा। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन की डेडलाइन दी, फिर 6 दिन की डेडलाइन दी, फिर जनाब डेडलाइन को मजीद बढ़ा दिया और फिर पाकिस्तान की जानिब से एक ट्वीट आता है और डोनाल्ड ट्रंप कहता है जी मैं 2 हफ्ते के लिए मजीद रुक रहा हूं। इन 2 हफ्तों के बीच में शुरू में मुज़ाकरात हुए जो नाकाम हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर धमकाना शुरू किया कि दोबारा मुज़ाकरात में बैठो नहीं तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और ईरान मुज़ाकरात में नहीं बैठा। डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी धमकियां दी। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ईरान में गए, 3 दिन वहां पर रहे, उनसे बातचीत की और डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि ईरान के फलां मसाइल है उनको आप हल करें। खास तौर पे जो बैरूनी नाकाबंदी की हुई है अमेरिका ने, मैं आज आपको मैप की मदद से दिखाऊंगा कि ये नाकाबंदी उन्होंने कहाँ की हुई है, इस पे ईरान के जो एतराज़ात थे वो भी बताए। और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर जनाब फतह का ऐलान कर दिया और झंडे गाड़ दिए। ईरान ने फिर इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर धमकी लगाई, ईरान ने फिर इनकार कर दिया। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर धमकी लगा दी थी। उसने कहा मैं पूरा मुल्क ही धमाके से उड़ा दूंगा अगर ईरान हमारे साथ कोई डील नहीं करता तो। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था आज से 1 दिन पहले, यानी कल के दिन में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं जंगबंदी के अंदर तोसी करूं या जंगबंदी जो है वो जारी रहे। जंगबंदी खत्म हो जाएगी और दोबारा से हमला हो जाएगा। आज बुध का दिन है और आज जंगबंदी खत्म होकर दोबारा लड़ाई शुरू होना थी। ईरान ने भी इसकी तैयारी की हुई थी, लेकिन एक मरतबा फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा जंगबंदी का ऐलान कर दिया। और इतना बहाना क्या बनाया, डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल और बुध की रात दोबारा ऐलान किया जंगबंदी का और ये नहीं बताया कि अब ये जंगबंदी कितना अरसा चलेगी। लेकिन इस मरतबा डोनाल्ड ट्रंप ने जो बहाना बनाया वो बहाना ये बनाया जनाब कि ईरान की क़यादत जो है उसके अंदर आपस में कुछ थोड़े बहुत इख्तलाफात हैं और वो किसी नतीजे पर पहुंच जाए, फिर वो हमारे साथ मुज़ाकरात करेंगे। अंदाजा करें कि डोनाल्ड ट्रंप की दुर बना के रख दी है ईरान ने। कैसी दुर्गत बनाई है कि अब बेचारा बहाने ढूंढता है कि किसी तरह मैं जंगबंदी कर लूं। सुपर पावर था इनका मुल्क, कितनी इज्जत थी इनके मुल्क की, कितनी ताकत इनके मुल्क की मानी जाती थी पूरी दुनिया में, लेकिन टके टोकरी हो गए। और अब वो पाकिस्तान की मिन्नत तरला करते हैं। पाकिस्तान वो जो 1-1 अरब डॉलर के लिए कोशिश करता रहता है। हमारा मुल्क गरीब मुल्क है, कमजोर मुल्क है और एक जाली हुकूमत है पाकिस्तान में बेशक, लेकिन ऐसे मुल्क से भी
डोनाल्ड ट्रंप बेचारा मदद मांगता रहता है। पाकिस्तान अच्छी बात है, चलो मदद कर देता है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इस हकीकत की बुनियाद पर कि ईरान की हुकूमत शदीद अंदरूनी तकसीम का शिकार है जो कि गैर मुतवक्के नहीं है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की दरखास्त पर हमें कहा गया कि ईरान पर हमले को इस वक्त तक रोक दे जब तक उनके रहनुमा और नुमाइंदे एक मुतहदा तजवीज़ पेश ना कर दे। अंदाजा करें आप, ईरान के अंदर आपको कोई इख्तलाफ नजर आया अब तक? उनकी सारी की आदत लगभग एक जैसी बात करती है। कोई थोड़ी सी नरम बात करता है, कोई थोड़ी सी सख्त बात करता है। ईरानी मीडिया में या अरब मीडिया में कोई ऐसी चीज आपको दिखाई नहीं दी। लेकिन अमेरिका के अंदर इख्तलाफात की खबरें पूरी दुनिया का हिस्सा बन रही है। सारी दुनिया को पता है कि शदीद तरीन इख्तलाफात हैं अमेरिका के अंदर। बार बार वहां पे कभी इस्तीफे सामने आ जाते हैं, कभी आर्मी चीफ को वहां से ओहदे से हटा दिया गया, 21 जर्नैलों को फारिग कर दिया गया। ये सारा कुछ तो अमेरिका में हो रहा है। ईरान में तो उनके लोग मारे गए, इसके बावजूद वहां पे कोई इख्तलाफ सामने नहीं आया। बार डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान के अंदरूनी इख्तलाफात को बहाना बनाकर जंगबंदी को आगे बढ़ा दिया। भाई अगर अंदरूनी इख्तलाफात थे तो ईरान कोई रिक्वेस्ट कर देता ना कि जंगबंदी मजीद बढ़ा दे। ईरान ने जंगबंदी बढ़ाने की रिक्वेस्ट नहीं की, बल्कि ईरान ने इस मर्तबा जो फाइनल धमकी है वो ईरान ने दी हुई थी। ईरान ने यह कहा था, और ये बाकायदा इसके ऊपर खबरें हैं, आलमी मीडिया ने यानी मिरर के ऊपर यह खबर छपी हुई है कि ईरान ने सीज फायर खत्म होने पर अमेरिका पर जहन्नुम के दरवाजे खोलने और बहुत सारे नए सरप्राइज देने का दावा किया हुआ है। और ईरान ऐसा कर सकता है क्योंकि उसने तैयारियां की हैं इस बीच में। अब यहां पे जो ईरान की जानिब से एक धमकी दी गई थी साफ, वो ये थी कि अमेरिका ने अगर पड़ोसी ममालिक से हमारे ऊपर हमले किए, यानी जो गल्फ ममालिक है, खलीजी ममालिक है, अगर वहां से हमारे ऊपर हमले किए तो उनकी ऑयल तनसीबात को हम तबाह कर देंगे। ये ईरान ने खबरदार किया था कि अब किसी भी सूरत अपने ममालिक को ईरान के खिलाफ आपने इस्तेमाल नहीं होने देना। और ये पासदारान इनकलाब के एरोस्पेस कमांडर माजिद मूसवी ने यह स्टेटमेंट दिया था, जिन्होंने मिसाइल और ड्रोन दागने होते हैं, साफ कह दिया था। और इस मर्तबा जो सारा बोझ है वो अरब ममालिक के ऊपर पड़ना था, क्योंकि इन्होंने अटैक सीधा अरब ममालिक के ऊपर कर देना था। अब ट्रंप की धमकियां काम नहीं की, ईरान नहीं माना। जेडी वेंस बार बार तैयारे की तरफ देखते रहे, वो वहां से फ्लाई नहीं कर सके। पाकिस्तानी बार बार रनवेज की तरफ देखते रहे कि अमेरिकन आएंगे, ईरानी आएंगे, वो आए नहीं। और ये उन दोनों का फैसला है, यानी ईरान ने ना आने का फैसला किया, और ईरानी अगर नहीं आते तो अमेरिकन के आने का फायदा नहीं है, उन्होंने भी ना आने का फैसला किया। तो पाकिस्तान ने अपनी कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं हुई। अब ईरान ने एक और बात की है कि जो बंदरगाहों का मुहासरा किया जा रहा है अमेरिका की जानिब से, ये जंग के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा हम इसको जंग ही समझते हैं जो आपने हमारी बंदरगाहों के गिर्द एक मुहासरा कायम किया हुआ है। ये एक तरह की जंग है और ये जंग के मुतरादिफ है। अब इसका ईरान क्या जवाब देता है? देखिए, अमेरिका के लिए प्रॉब्लम आने वाले दिनों में पैदा होगा। जैसे जैसे खित्ते के मुमालिक में तेल की गैस की किल्लत पैदा होगी, तब अमेरिका का इम्तिहान बढ़ेगा। अमेरिका ने जिस जगह पे ब्लॉकेज लगाया हुआ है, ये पाकिस्तान से ओमान के बॉर्डर के बीच में समंदर का एक इलाका है जहां पे अमेरिका ने ब्लॉकेज लगाया हुआ है। वो मैं आपको अभी आगे जाके दिखा देता हूं। लेकिन अब ये देखें कि क्या अमेरिका इस मुहासरे में चीन के जहाजों को रोक पाएगा? जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोरिया और बहुत सारे बड़े ममालिक हैं जिनका ऑयल और गैस यहां से जाता है। अब ईरान जो है वो मलबा बड़े आराम से डाल देगा अमेरिका पर कि जनाब हम तो एक सिस्टम के तहत कह रहे हैं यहां से जो आपने लेकर जाना है ले जाएं, लेकिन अमेरिका ब्लॉकेज कर रहा है, वो रोक रहा है, तो आप जाने और अमेरिका जाने। आप अमेरिका को बोलेंगे वो रास्ता दे। तो चाइना ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ थोड़े से सख्त स्टेटमेंट देगा, जैसा कि उसके स्टेटमेंट आजकल आप देख भी रहे हैं। बीबीसी ने इसको पहली मर्तबा ऐसे रिपोर्ट किया है कि जैसे ट्रंप ने मजीद मोहलत हासिल कर ली। देखिए, पहले ये रिपोर्ट ऐसे होता था कि ट्रंप ने ईरान को मजीद मोहलत दे दी, लेकिन अब ये इस तरह रिपोर्ट हो रहा है कि ट्रंप ने मजीद मोहलत हासिल कर ली। पूरे दुनिया के मीडिया में अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की इज्जत जो है वो मट्टी में मिल रही है। ऐसा लगता है कि ईरान जो है वो खास तौर पे अमेरिका की अंदरूनी सूरत हाल से बहुत ठीक ठाक बाखबर है। उसे आइडिया है कि जितना ज्यादा ईरान इस मामले को ताखीर का शिकार करेगा, ट्रंप पे उतना दबाव बढ़ेगा और उतनी बेहतर डील करने की पोजीशन में ईरान आ जाएगा। अब जितना अरसा ये जंगबंदी रही है, उतना अरसा ईरान ने और अमेरिका ने क्या क्या किया, ये कुछ चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं। इस जंगबंदी के दौरान ईरान ने अपनी तैयारियां और अहदाफ चुन लिए हैं। ईरानी जो मीडिया है
اور جو ان کے سورسز ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ واقعی انگلی بٹن کے اوپر رکھ کر بیٹھے ہیں اور ان کی تیاری بہت ٹھیک ٹھاک ہے. اگر دوبارہ اٹیک ہوا تو وہ بہت شدید حملہ کریں گے اور حیران کریں گے اپنے دشمن کو. دوسری جانب ایک رپورٹ آئی ہے اور یہ رپورٹ امریکہ سے آئی ہے. امریکہ کا ایک ادارہ ہے سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز. اس کے تجزیے کے مطابق 7 ہفتوں کی جنگ میں امریکہ نے اپنے جو اسٹرائک میزائلز ہیں ان کے ذخیرے کا کم سے کم 45% استعمال کر لیا ہے، جبکہ بیلسٹک میزائلوں کو روکنے کے لیے استعمال ہونے والے تھرڈ میزائلوں کے ذخیرے کا کم سے کم 50% استعمال کر لیا ہے، جبکہ پیٹریاٹ فضائی دفاعی انٹرسپٹر میزائل جو ہیں ان کا بھی تقریباً 50% استعمال کر لیا ہے. یعنی اگر دوبارہ ایران کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو امریکہ کے پاس ذخائر بہت کم ہیں میزائلوں کے، اس طرح نہیں ہے جیسے ماضی میں امریکہ کے پاس ہوتے تھے. اچھا، اگر امریکہ دوبارہ یہ میزائل حاصل کرنا چاہے، لگ بھگ آدھے میزائل امریکہ کے چل گئے ہیں، اگر یہی میزائل امریکہ دوبارہ حاصل کرنا چاہے تو اس کو 3 سے 5 سال کا عرصہ درکار ہے. اگر وہ بڑی اچھی رفتار سے بنائیں تو 3 سال، ورنہ نارملی یہ 5 سال میں اتنے میزائل امریکہ تیار کرتا ہے. اور یہ ایک امریکن ادارے کی رپورٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. بین الاقوامی سطح پہ یہ رپورٹ جو ہے وہ کافی حد تک پبلک ہو چکی ہے. امریکہ نے خطے میں اپنی فوجی قوت کو بڑھایا اور اپنے فوجیوں کی جہازوں کی تعداد کو بڑھایا، لیکن کیا اس سے امریکہ زیادہ بڑی تباہی پھیلائے گا؟ تو بات تو صحیح ہے کہ جتنے زیادہ ہتھیار ہوں گے امریکہ کی تباہی پھیلانے کی صلاحیت اتنی بڑھے گی. لیکن ایک دوسری بات بھی ہے، جتنی زیادہ امریکہ کی اس خطے میں موجودگی ہوگی ایران کے لیے ٹارگٹس بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے. یعنی جتنے فوجی ہوں گے، جتنے ہتھیار ہوں گے، جتنے اڈے ہوں گے امریکہ کے، ایران اتنے ہی زیادہ جوابی حملے کر سکے گا اور اتنی زیادہ تباہی پھیلا سکے گا. یہ بھی ایک حقیقت ہے، اس سے بھاگا نہیں جا سکتا. اچھا، جنگ بندی کے دوران ایران نے اپنے اتحادیوں سے شاندار سفارتکاری کی ہے اور مزید سپورٹ عالمی سطح پہ حاصل کی ہے. امریکہ یا ڈونلڈ ٹرمپ عالمی لیول کے اوپر اپنے اتحادیوں کو منانے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے، اپنے پرانے اتحادیوں کو اکٹھا نہیں کر پائے. عرب ممالک میں ایک بد اعتمادی پیدا ہوئی ہے کہ امریکہ کیا ان کا تحفظ کر سکتا ہے، اور وہ دیگر آپشنز کے بارے میں سوچ رہے ہیں. عرب کن آپشنز کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ ذرا تھوڑی دیر یہاں پہ ہم اس ویلاگ کو روکتے ہیں اور آپ کو میپ پہ لے کر چلتے ہیں، اور میپ میں آپ دیکھیے کہ عربوں کے دماغ میں اب کیا چل رہا ہے. جی ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم اب میپ پہ آ گئے ہیں اور یہاں کچھ چیزیں تھوڑی سی ہم بیسیکلی سمجھ لیں کہ امریکہ نے بلاکیج لگایا کہاں پہ ہے اور عرب ممالک اب کن آپشنز کے اوپر سوچ رہے ہیں. کیونکہ امریکہ کے اوپر ان کا انحصار اس طرح نہیں ہے جیسے ماضی میں تھا، یا انہیں یہ لگتا ہے کہ امریکہ انہیں ویسے پروٹیکٹ نہیں کر پایا جیسے وہ پہلے کرتا تھا. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ بلاکیج لگا ہوا ہے. یہ امریکہ نے یہاں سے روکا ہوا ہے. یہ ہے آبنائے ہرمز، جہاں پہ ایک طرف عمان ہے اور ایک طرف ایران ہے، اور اس کے اوپر ایران کا کنٹرول ہے. یہاں سے سارا تیل نکل کر جاتا ہے دنیا میں، اور یہاں پہ امریکہ نے بلاکیج لگایا ہوا ہے اس جگہ پہ. اب جو جہاز یہاں سے گزر کر باقی دنیا کی طرف جانا چاہیں گے انہیں امریکہ روک سکتا ہے، اور یہی ہتھیار امریکہ لگاتار استعمال کر رہا ہے. سعودی عرب کیا سوچ رہا ہے، یو اے ای نے کون سی نئی تجویز نکالی ہے، اور اس کے اوپر وہ غور کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ فوری طور پہ ہو جائے گا، یہ پروجیکٹ 10 سال بعض اوقات لے جاتے ہیں یا اس سے زیادہ وقت بھی لگ جاتا ہے. جدید مشینوں کے ساتھ بھی کریں تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے. اب میں آپ کو ایکچولی بتاتا ہوں کہ سعودی عرب کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. وہ یہاں سے ایک بڑی پائپ لائن بچھانا چاہتے ہیں ریڈ سی تک. یعنی سارے جو وسائل ہیں وہ یہاں پہ، قطر کے پاس گیس ہے، کویت کے پاس گیس اور پیٹرولیم مصنوعات ہیں، سعودی عرب کے سارے ذخائر اس طرف ہیں، یو اے ای کے ذخائر اس طرف ہیں، اور ایران کے ذخائر بھی اس طرف ہیں، عراق کے بھی یہیں پہ ہیں، اور امریکہ کے بہت سارے مفادات، ان کی کمپنیاں یہیں پہ کام کرتی ہیں اس ریجن میں. یہ وہ سارا ریجن ہے، یہ وہ سارا ریجن ہے جہاں پہ وہ کام کرتے ہیں. یہ حصہ ایران کے پاس ہے، باقی دیگر ممالک کے پاس ہے، اور سارے وسائل یہیں پہ. اب اگر یہاں سے آبنائے ہرمز کو بائی پاس کر کے وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کو تیل، گیس، باقی چیزیں وہ فراہم کریں، تو ایک رستہ تو یورپ کے لیے یہ ہے کہ یہاں سے وہ ریڈ سی تک ایک ایسے پائپ لائن بچھائیں. اسی پائپ لائن کو کویت بھی استعمال کرے، قطر بھی استعمال کرے، یو اے ای بھی استعمال کرے، بحرین بھی استعمال کرے، سعودی عرب بھی استعمال کرے، اور ایک اچھی خاصی پائپ لائن بچھا کر، جیسے کہ پہلے ایک پائپ لائن یو اے ای نے بچھائی ہوئی ہے. یو اے ای نے یہاں سے لے کے یہاں تک ایک پائپ لائن بچھائی ہوئی ہے. یہ فجیرہ پائپ لائن ہے، لیکن وہ اتنی افیکٹو نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک اس میں سے پھر بھی فیول چلا جاتا ہے. تو یو اے ای نے ایک بچھائی بھی ہوئی ہے، اور اس کو نقصان بھی پہنچا تھا پیچھے لڑائی کے دوران.
पाइपलाइन का एक मसला ये भी होता है कि आप एक मिसाइल मारे, कहीं से भी आप पाइपलाइन को तबाह करें, उसके बाद वो नकारा हो जाती है और फौरी तौर पे आप बैठ जाते हैं फारिग होकर। भारत ये एक प्लान है कि यहां तक पहुंचाया जाए। जो इसराइल का प्लान था वो ये चाहता है कि वो यहां तक पहुंचाए पाइपलाइन, ताकि इसराइल सारे मगरबी ममालिक को पेट्रोलियम मसनूआत बेचे जो यहां से जाए। पर ये इनका प्लान है। यूएई क्या सोच रहा है ये जरा आप देखिए। ये जनाब यूएई का मैप है। पहले आप समझ लें कि यूएई है कहां तक। ये गल्फ ऑफ ओमान में जाता है, गल्फ ऑफ पर्शिया से, यानी ये है आबनाए हुर्मुज। ये आबनाए हुर्मुज है। ये जो छोटा सा ब्राउन एरिया आपको नजर आ रहा है ना, ये ओमान का है। यूएई का प्रॉब्लम ये है कि आबनाए हुर्मुज के एंड तक यूएई नहीं जाता। यहां पे ये यूएई का नक्शा है, ये यहां तक आता है और ये रेड लाइन के साथ साथ नीचे से यहां आ जाता है। ये इधर यूएई है। ओमान का एक हिस्सा ओमान से कटा हुआ है और वो हिस्सा ये है, ये, और यही हिस्सा आबनाए हुर्मुज के ऊपर जाकर लगता है। तो ईरान इसीलिए कहता है कि आबनाए हुर्मुज ये वो एरिया है, इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए ईरान का और ओमान का, क्योंकि यहां पे नक्शे में यूएई मौजूद नहीं है। तो यूएई ने एक नया फॉर्मूला निकाला, वो मैं भी आपको आगे दिखाता हूं। उनका फॉर्मूला ये है कि वो यहां से लेके यहां तक समंदर खोद देंगे, यानी जमीन को इतना ज्यादा खोद देंगे यहां से यहां तक कि बड़े बड़े बहरी जहाज, जैसे कि नहर स्वेज मैंने आपको बताया था कि वो मिस्र ने अपने बीच में एक बहुत चौड़ा रास्ता बनाया और एक समंदर को दूसरे समंदर से मिला दिया, उस पर उन्होंने बहुत पैसा बनाया। अब यूएई का फॉर्मूला ये है कि वो यहां से फुजीरा तक एक बहुत बड़ा समुद्री रास्ता बनाएंगे। कैसे बनाएंगे जरा ये देखिए आप। ये नक्शा उन्होंने दिया है, ये देखिए। यहां से ये स्टार्ट होता है समंदर पूरा, ये आता है और ये यहां तक आ जाता है। तो इन्होंने आबनाए हुर्मुज को बाईपास करके ये जो पर्शियन गल्फ है इसको गल्फ ऑफ ओमान के साथ मिला दिया, और इससे वो ये सोचते हैं कि उन्हें ये फायदा होगा कि इस एरिया में से गुजरना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये कितना अरसा लगेगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। एक तजवीज ये भी आ गई है कि इस तरीके से जान छुड़ाई जाए। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट भी बन जाएगा। जैसे ये साथ साथ इन्होंने पहले आपने देखा ये बहुत बड़े बड़े इन्होंने एरियाज बनाए हुए हैं, बहुत महंगे एरियाज। ये दुनिया के महंगे तरीन रिहायशी विलास यहाँ पे है। तो अगर बीच में समंदर आएगा तो इसको भी उसी तरह सजाएंगे। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। ये देखें, ये उनका आइडिया। ये ऐसे समंदर को वो लेकर जाना चाहते हैं, और अभी तो आइडिया है लेकिन ये एग्जीक्यूट कर लेते हैं, और इस तरह ये इसको डिजाइन करना चाहते हैं कि इसको भी ये बेचेंगे। बहुत बड़ी रियल स्टेट की एक मार्केट भी बनेगी। तो ये अरब ममालिक अलग अलग चीजों पे सोच रहे हैं, लेकिन किसी के पास भी क्विक सोल्यूशन कि फौरी तौर पे ये मसला हल हो जाए, किसी के पास ऐसा हल नहीं है। जी नादरीन, अब आपने देखा कि वहां जो अरब ममालिक हैं वो दीगर किन चीजों के बारे में सोच रहे हैं, और ये चीजें तभी दिमाग में आती हैं जब आपको इस बात का यकीन हो जाए कि ये खित्ता पहले जैसा नहीं रहेगा। डॉलरों की किल्लत भी हो रही है। यूएई की मिसाल आपके सामने है कि उन्होंने अमेरिका से ये कहा कि हम दीगर करेंसियों में नहीं तो फिर काम करने पे मजबूर हो जाएंगे। तो डॉलर की एक किल्लत है वहां पे, और अरब ममालिक को बड़े मिसाइल का सामना है। वहां से लोगों ने पैसा निकाला भी है बहुत बड़े पैमाने पर। अगर ईरान, एक और चीज है और एक सवाल है मेरा कि अगर ईरान और खलीजी ममालिक के बीच में एक नया चैनल खुल जाता है, उनमें आपस में बातचीत होती है, जो आबनाए हुर्मुज समेत दीगर मामलात के ऊपर टेबल पे बैठ जाते हैं, तो अमेरिका का पत्ता तो हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। देखें ना, बरतानिया ने इस बीच में एक इत्तेहाद कायम करने की बात की थी, जिसमें यूरोपीय ममालिक के अलावा खलीजी ममालिक और दीगर कुछ ममालिक मिला के लगभग 50 ममालिक मिलकर एक इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे थे। और ये इत्तेहाद अमेरिका की मदद और शमूलियत के बगैर आबनाए हुर्मुज समेत दीगर मामलात के ऊपर ईरान के साथ मामलात करने का सोच रहा था। अगर अमेरिका के बगैर दुनिया यहां पे अमन अचीव कर लेती है तो अमेरिका एक ऐसी पार्टी बन जाएगा जिसे सारे कहेंगे जी आप लड़ाई बंद करें, हम खुद संभाल लेंगे। तो ये अमेरिका की चौधराहट के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। फर्ज करें ना, ईरान इन ममालिक से बराह रास्त बात करता है, चाइना के जरिए से, पाकिस्तान और तुर्की की मदद से, या दीगर और ममालिक है, मिस्र है, बहुत सारे और ममालिक हैं, उनकी मदद से मामला तय कर लेता है। तो अमेरिका और इसराइल अपनी फौजी बर्तरी के बावजूद हर मैदान में ये जंग हार जाएंगे। ईरान ने माजी की निस्बत इस मरतबा अरब ममालिक के हवाले से सख्त मौक़िफ़ लिया है, और जो वार्निंग जारी की मैंने आपको पहले ही बता दी कि अगर हमारे पड़ोसी ममालिक ने अपनी सरजमीन अब इस्तेमाल होने दी तो हम डायरेक्ट उनकी ऑयल की जो तनसीबात हैं उनके ऊपर ही अटैक करेंगे। अब नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एक ढिंडोरा पीटा जाता है और बार बार कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप हमारी बड़ी बात मानता है। देखिए, इसमें मैं एक चीज आपके सामने रख देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की बात नहीं मानता।
पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप की बात मानने पर मजबूर है, क्योंकि यहाँ पे एक जालिम रजीम है जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां करके, मैंडेट चोरी करके जबरदस्ती आकर बैठा हुआ है। एक ऐसे फील्ड मार्शल है जिन्होंने एक्सटेंशन ली हुई है और इस्तिस्ना लिया हुआ है, और एक जाली हुकूमत उन्होंने अपनी मर्जी की बनाई हुई। अब ये लोग मिलकर अमरीकी सदर के साथ बेहतरीन ताल्लुकात कायम रखना चाहते हैं, और जो वो कहता है ये वो कहते हैं, जैसा वो कहता है वैसा ये करते हैं। अगर देखें ना, इतने इनके अमेरिका के साथ ये कह रहे हैं जी वो हमारी बात मानता है, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं, तो जरा 100-200 अरब डॉलर की सरमायाकारी ले आए ना पाकिस्तान में। अगर अमेरिका इतनी बात मानता है तो सरमायाकारी लाकर दिखाओ पाकिस्तान में। अगर इतनी बात मानता है तो भारत से अपना पानी छुड़वा ले। अगर इतनी बात मानता है तो उसके साथ मसला कश्मीर पे बात कर ले, वो हल करवा ले, और इसराइल से सीज फायर पे आमादगी करवा ले। देखें ना, आप बोर्ड ऑफ पीस में भी आप कहें ना अमेरिका को, वो इसराइल के ऊपर बार बार फलस्तीन पे हमले क्यों कर रहा है इसराइल, वहां से भी सीज फायर के ऊपर अमल दरामद करवाएं। फिर IMF की शराइत ही आप नरम करवा लें अगर इतनी वो आपकी बात मानता है तो, या कोई कर्जे अपने माफ करवा ले, या कोई सूद अपना माफ करवा ले, या ईरान और रशिया से, जैसे इंडिया ले रहा है गैस और पेट्रोल वहां से रशिया से और ईरान से वो लेता है, वैसे ही आप भी कोई रास्ता निकाल लें अगर अमेरिका आपकी इतनी बात मानता है। तो सादी बात यह है कि अमेरिका बात कोई नहीं मानता हमारी, हम उसकी बात मानते हैं, जो वो कहता है वैसा हम करते हैं। और ईरान पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिकली एक ऐसे मुल्क के तौर पे देखता है जिसके साथ वो हमेशा ताल्लुकात बेहतर रखेगा। उसकी वजह यह है कि हमारा बॉर्डर आपस में लगता है, और एक नया फ्रंट ईरान कभी नहीं खोलेगा। वो हत्तुल इम्कान कोशिश करेगा कि पाकिस्तान के साथ ईरान के बेहतरीन ताल्लुकात कायम रहे, ताकि जब भी कभी वेस्ट के साथ बात करनी पड़े तो ये एक ऑप्शन हमारे पास हमेशा मौजूद रहे। नाज़रीन, बाकी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट वीलॉग में। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।